अभ्यासक्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट इज ये जनरल साइंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एक बेसिक एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं और बेसिकली ये आपकी 6 से लेकर 10th क्लास के एनसीईआरटी का भी हिस्सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस इज लंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा लंग्स है। पर फिर भी हम एक सीक्वेंस में देखें तो जितनी भी ऑर्गन्स इसके अंडर आती है रेस्पिरेशन के, तो नंबर 1 पे है सबसे पहले नेसल पैसेज। सबसे पहले कौन सी है? नेसल पैसेज। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जाएगी फेरिंग्स में। कहाँ पे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स। फिर उसके बाद जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स में। फिर उसके बाद जाएगी ट्रैकिया में। कहाँ पे जाएगी? ट्रैकिया में। फिर उसके बाद जाएगी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में। ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लंग्स में। ठीक है। और बेसिकली ये चीज आपको याद रखनी है कि जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है साइज में। जो राइट लंग का साइज है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। ठीक है। देर इज अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जहां से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है और CO2 रिलीज आउट फ्रॉम द ब्लड, और CO2 ब्लड से रिलीज होती है। तो जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबसे पहले है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। सेकंड नंबर पे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है आपके पास। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर फोर्थ नंबर पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखो, एक्सटर्नल जो बाहरी बाहरी जो सांस लेते हैं हम, जो हमें फील होता है ना हमने सांस ले ली, वो चीज है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो अंदर जाके होती है, जैसे हमने नाइट्रोजन भी तो इनहेल की है तो नाइट्रोजन वापस भी तो निकल जाएगी, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो लंग्स में ब्लड्स के थ्रू होगी वो सारी आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन है। फिर जो सेल्स किस तरीके से सांस लेते हैं, सेल किस तरीके से सांस लेते हैं, तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो इसमें आपको 4 पार्ट्स पढ़ने हैं: एक्सटर्नल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबसे पहले आपके पास क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपके पास क्या होगा? बेसिकली इस केस में 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो ब्रीदिंग और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक होगी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, और एक होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है। तो एक इंसान 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीद करते हैं। ब्रीद करने का मतलब है कि फेफड़ों से हवा का अंदर और बाहर पूरी एक प्रोसेस हो जाना, उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। तो एक इंसान क्या करता है? अडल्ट 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंस्पिरेशन होती है, फिर आपके पास एक्सपीरेशन होती है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि एयर का एंटर करना लंग्स में। एक्सपीरेशन का मतलब होता है कि बाहर निकलना। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सपीरेशन में क्या होगा? जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 21% ऑक्सीजन है और 79% आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो आपके पास 79% नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, 17% ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, 4% CO2 निकलती है। तो जो 4% ऑक्सीजन थी ना वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। 4% ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। कम से कम 400 ml वाटर एक्सक्रीट होता है ब्रीदिंग के थ्रू। अगर हम ध्यान से देखें तो 400 ml वाटर ब्रीदिंग के थ्रू डेली निकलते हैं। ठीक है। जब हम ब्रीद करते हैं उस टाइम पे द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी हिल्ड बाय इनहेल्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी है कि मैक्सिमम जितना वो इनहेल कर सकते हैं। जब आप बैलून को फुलाते हो तो लंग्स की कैपेसिटी उस टाइम पे आपकी देखने को पता चलती है। जो बहुत इजीली फुला लेते हैं तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। बेसिकली रनिंग से, एक्सरसाइज से लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। फिर जो हिकअप्स होते हैं, जो हिचकी आती हैं, वो भी इसी वजह से आती है, ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज में ही होती है वो भी हिकअप्स। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ठीक है।
तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कैसे होते हैं? अब हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है सब जगह पे, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन उसे लेके जाएगा, ठीक है। ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 है, CO2 को कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। 10 से 20% सिर्फ 10 से 20% कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन। और बाकी कौन लेके जाएगा? बाकी एक लेके जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा लेके जाएगा 7%। और कार्बोनिक एसिड बनता है बेसिकली, इस केस में क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। और हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो 70% CO2 है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो ये बेसिकली क्या होता है? ये ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में जो गैसेज का इंटरचेंज होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर अगर हम सेल्यूलर मतलब कि सेल्स के लेवल पे देखें कि सेल्स कैसे सांस लेते हैं, तो वो दो तरीकों से होते हैं। एक तो होता है कि अनएरोबिक, अनएरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और एक होता है एरोबिक जो कि होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अनएरोबिक के केस में जैसे मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, ये चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में ग्लूकोज, कुछ एनिमल्स में। और कुछ बैक्टीरियाज में क्या होगा? C6H12O6 किस में चेंज हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में। ये कुछ बैक्टीरियाज में चेंज होते हैं, ईस्ट में चेंज होते हैं ऐसे। मतलब जी सेल्स कैसे सांस लेंगे? या तो एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में ऐसे होगा कि जो आपके पास ग्लूकोज के पार्टिकल्स है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। या फिर कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है कि वो इथाइल अल्कोहल और CO2 और एनर्जी में चेंज होते हैं। जो स्प्रिंटर को क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, जो भागने के बाद आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो बेसिकली लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ते हैं। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने की वजह से। और एरोबिक में आपके पास क्या होगा कि C6H12O6 है आपके पास, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, 6O2 हो गया, तो ये आपके पास बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 यूनिट्स ऑफ ATP, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन होगी। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसे फर्दर। जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इसे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में, जो सेल्स के साइटोप्लाज्म है। और एक होता है कर्व साइकिल्स, कर्व्स साइकिल, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ये, ठीक है। इसमें दोनों टाइप की होती है, एरोबिक भी होती है, अनएरोबिक भी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। और जो कर्व साइकिल है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल कौन करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये साइनाइड पॉइजनिंग में बंदा एक ही सेकंड में मर जाता है। साइनाइड पॉइजनिंग में पर्सन एक ही सेकंड में मर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास कंप्लीट इसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरल साइंस में। आप इसे लुसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हो, घटना चक्र से भी कवर कर सकते हो, पर आपको एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि नेसल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर लंग्स। लंग्स में मतलब टोटल रेस्पिरेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज, मतलब कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक और अनएरोबिक तरीके से हो सकता है, और उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, कर्व साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसे समझने के लिए हमने 2 टर्म्स देखी थी, ग्लाइकोलिसिस और एक देखा था कर्व साइकिल, कर्व साइकिल। तो इन 2 टर्म्स की हेल्प से सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है आपका।